हेलो स्टूडेंट, MKV क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रसायन के बारे में कि रसायन कौन चीज़ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो रसायन जो है विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों के, उसके संघटन के और उसके संरचना और पदार्थ में होने वाले अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संघटन, संरचना और उसमें होने वाले अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन कहलाता है। बहुत सीधे से परिभाषा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब जिसमें भार हो, जो स्थान गिरता हो, जिसको हम लोग छू सकते हैं। जो सारी वस्तुएं आप देखते हैं, जिन वस्तुओं को हम लोग पकड़ सकते, छू सकते, जिसमें भार होता है, जिसको जो स्थान गिरते हैं, उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं, नहीं तो पदार्थ बोलते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों की, संघटन की, संरचना की और उनमें होने वाले अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी शाखा को बोला जाता है रसायन विज्ञान। रसायन की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके इतिहास से भी कुछ कॉम्पिटिशनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 प्रश्न इसमें से बनेंगे जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो इन बातों को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले कि रसायन की उत्पत्ति, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया से हुई है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है? तो केमिया से हुई है। और केमिया का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से। मिस्र देश का प्राचीन नाम केमिया था। और उसका नाम केमिया क्यों था? क्योंकि मिस्र देश की जो मिट्टी है वह काले रंग की है, इसलिए उसका नाम केमिया रखा गया। और केमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। मिस्र देश में केमिस्ट्री का जो उदय हुआ वह कला के रूप में हुआ। प्राचीन समय में केमिस्ट्री का उदय किस रूप में हुआ? तो कला के रूप में हुआ। लेकिन आज का जो विज्ञान है, जो आज का केमिस्ट्री है, वह कला नहीं बल्कि विज्ञान है। यहाँ से प्रश्न आपका एक बनता है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति, केमिस्ट्री का उदय, रसायन का उदय सबसे पहले किस रूप में हुआ था? तो कला के रूप में इसका उदय हुआ था। और कहाँ पे उदय हुआ था? तो मिस्र देश में हुआ था। मिस्र देश की मिट्टी काले रंग की है और काला रंग केमिया से इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। रॉबर्ट बायल ने, एक वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट बायल ने
रसायन को एक शाखा के रूप में स्थापित किया। एक शाखा के रूप में रॉबर्ट बॉयल ने रसायन को, केमिस्ट्री को एक शाखा के रूप में स्थापित किया। बर्जेलियस वैज्ञानिक का नाम है। बर्जेलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। बर्जेलियस को रसायन विज्ञान का पितामह, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पितामह कौन है? तो बर्जेलियस है। बर्जेलियस ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन के जनक। आधुनिक रसायन के जो जनक हैं किनको कहा जाता है? तो लेवेसियो को। लेवेसियो को आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पितामह बर्जेलियस, आधुनिक रसायन के जनक लेवेसियो। रसायन विज्ञान को एक शाखा के रूप में किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया? तो रॉबर्ट बॉयल ने। केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो केमिया शब्द से हुई है। समझ में आ गया? अब इसके जो रसायन विज्ञान है, इसके कई उपशाखाएं हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके कई शाखाएं हैं, जिनमें कुछ मुख्य शाखाएं इस प्रकार से हैं। जैसे पहला अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। दूसरा कार्बनिक रसायन। तीसरा भौतिक रसायन। चौथा विश्लेषिक रसायन। पांचवा औद्योगिक रसायन। छठवां कृषि रसायन। कृषि रसायन। सातवां जैव रसायन। सातवां यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन और जैव रसायन जो रसायन विज्ञान के मुख्य शाखाएं हैं। अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक, जैसे अ मतलब नहीं, कार्बनिक मतलब कि कार्बन, इसमें कार्बन के परमाणु नहीं रहेंगे। कार्बनिक में कार्बन के परमाणु रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर शेष तत्वों का और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसी शाखा का नाम है अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर शेष यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन किसे कहा जाएगा? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहा जाता है। विश्लेषिक रसायन में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की मात्रा और उसके विधियों का, पदार्थों की मात्रा का निर्धारण
करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे विश्लेषिक रसायन कहा जाता है। विश्लेषिक रसायन के अंतर्गत पदार्थों की पहचान किया जाता है, पदार्थों की पहचान और इसकी मात्रा को निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है, इसको विश्लेषिक रसायन कहा जाता है। औद्योगिक रसायन मतलब रासायनिक पदार्थों का बृहद परिमाण में निर्माण करने के विधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे औद्योगिक रसायन। कृषि रसायन के अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसको कृषि रसायन कहा जाता है। जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री इसको बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन किसे कहेंगे तो जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन। रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों से प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थों का अध्ययन और जीवों के अंदर होने वाले अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को जैव रसायन कहा जाता है। ये थे रसायन विज्ञान के कुछ मुख्य शाखाएं। हम लोगों को विशेष तौर से पढ़ना है कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन के बारे में। अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन के बारे में आप लोग समझ गए हैं। अकार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिक नहीं रहेंगे, कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिक रहेंगे और इनका अध्ययन किया जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं द्रव्य की कणीय प्रकृति। ध्यान देंगे, पढ़ना है हम लोगों को द्रव्य की कणीय प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझे कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी जो सृष्टि है, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वह सब दो कारकों से मिल करके बने हैं और वो दोनों कारक हैं। पहला कारक है द्रव्य और दूसरा कारक है ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो पूरा ब्रह्मांड बनेगा, विश्व बनेगा। एक द्रव्य है और दूसरा का है ऊर्जा है। ये पूरा ब्रह्मांड दो कारकों से मिलकर के बना है, एक द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। द्रव्य किसे कहेंगे तो जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको चख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे तो द्रव्य कहेंगे। ऊर्जा किसे कहेंगे तो ऊर्जा के बारे में आप जानते होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो है ये प्रकाश जो है कौन चीज़ है तो ऊर्जा है, ऊष्मा कौन चीज़ है तो ऊर्जा है, तमाम प्रकार की ऊर्जाएं हैं। इन ऊर्जाओं में न कोई भार होता है, न इसको हम पकड़ सकते हैं, न इसको छू सकते हैं, तो इसलिए ये कौन चीज़ है तो द्रव्य नहीं है, ऊर्जा है। और यह कौन चीज़ द्रव्य, इसमें क्या होगा तो भार होगा। जैसे डस्टर है तो इसमें भार है, इसको हम पकड़े हैं, इसको पकड़ सकते हैं, इसको चख सकते हैं, या स्थान घेरता है, इसलिए कौन चीज़ है द्रव्य है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के बना है। आज इस भारत के महान महर्षि कणाद, ध्यान रखिएगा नाम कणाद, भारत के महान महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व, भारत के महान महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व में ये बताया था कि जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, या जो ब्रह्मांड है, या ब्रह्मांड 4 तत्वों से मिलकर के बना है। कणाद ने बताया था 500 ईसा पूर्व में कि यह जो ब्रह्मांड है वह कितने तत्वों से मिलकर बना है तो 4 तत्वों से मिलकर के बना है। उन्होंने कहा था पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। कणाद ने ही बताया था कि जो द्रव्य है, जो विश्व है, जो ब्रह्मांड है, यह 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु
इन्होंने बताया था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है। कणाद ने 500 ईसा पूर्व में ये बात बताए थे। उसके बाद आप लोग ये भी सुने होंगे एक चौपाई कि 5 तत्वों से बना शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो ये 4 तत्व आप लोग देख रहे हैं। जो 5वां तत्व है वह गगन है, और गगन मतलब आकाश। गगन मीन्स का होगा तो आकाश होगा, और आकाश माने होता है खाली स्थान। खाली स्थान, खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान। गगन का मतलब आकाश, आकाश माने खाली स्थान। तो इन 5 तत्वों से शरीर बना है, या इन लोगों की कल्पना थे। 400 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक थे डेमोक्रिटस। ये यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने 400 ईसा पूर्व में, और रोम के दार्शनिक थे ल्यूक्रिटस। 400 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और रोम के दार्शनिक ल्यूक्रिटस ने बताया कि पदार्थ जो है असतत है। पदार्थ का है असतत। पदार्थ कैसा है? तो असतत है। 400 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और रोम के दार्शनिक ल्यूक्रिटस ने बताया कि पदार्थ असतत है। मतलब पदार्थ असतत मतलब पदार्थ अविभाज्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। पदार्थ अति सूक्ष्म, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ या द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो परमाणु। जिसको क्या कहा जाएगा? परमाणु। परमाणु मतलब एटम, और एटम का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसको काटा न जा सके, जिसको विभाजित न किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? तो एटम मतलब अविभाज्य कण है। द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसको परमाणु कहते हैं। सन 1803 ईस्वी में। और ये जो यूनानी दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूक्रिटस, चाहे महर्षि कणाद की जो ये परिकल्पना थे, तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की कल्पना थे। इसके पीछे न कोई प्रयोग था, न कोई प्रेक्षण था। ये कल्पना के आधार पर बताए थे कि जो पदार्थ है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर, अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। सन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु के संबंध में बताया था कि परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है, जो प्रयोगों के आधार पर और प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने बताया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे द्रव्य का या पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, द्रव्य का वर्गीकरण सबसे पहले भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर करेंगे। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस।
रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पहला ये शुद्ध पदार्थ और इसको मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। ध्यान दीजिएगा, तत्व को तीन भागों में बांटा गया। धातु, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण इस तरह से पदार्थ का या द्रव्य का वर्गीकरण हुआ। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहा जाएगा? पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठोस किसे कहा जाएगा? तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उस अवस्था को ठोस कहते हैं। और पदार्थ के जिस अवस्था में, द्रव्य की जिस अवस्था में आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, उसको द्रव कहते हैं। और जिस अवस्था में द्रव्य का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसको गैस कहते हैं। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाएगा? तो वह पदार्थ जिसका रासायनिक संघटन निश्चित हो। जिस पदार्थ का रासायनिक संघटन का हो, निश्चित हो, उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। और जिस पदार्थ का रासायनिक संघटन निश्चित न हो, उसको क्या बोलेंगे? तो मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण का मतलब कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, और दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं वो बिना किसी निश्चित मात्रा के मिले होते हैं। इसका कोई निश्चित संघटन नहीं होता है, इसलिए इसको मिश्रण बोला जाता है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्वों में और यौगिक में। तो तत्व किसे कहा जाएगा? तो वह शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हों। वह शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हों, उससे क्या बोलेंगे? तो तत्व बोलेंगे। यौगिक किसे कहेंगे? तो वह शुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले हों, तो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। अब तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो धातु, अधातु और उपधातु में। तो धातु किसे कहेंगे? धातु कई ठे परिभाषाएं इनकी हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, तो अभी फिर यहाँ चर्चा कर देते हैं। धातु किसे कहा जाएगा? तो आप सीधे से परिभाषा याद रखें कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसको धातु कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको अधातु कहते हैं। और जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन पदार्थों को कहा जाता है, उन तत्वों को कहा जाता है उपधातु। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? वह यौगिक जिसमें कार्बन का परमाणु उपस्थित होता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो वह यौगिक जिसमें कार्बन के परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब आते हैं यहाँ मिश्रण में वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हों उसको मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण का हो तो समान हो। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुण समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नींबू के रस और पानी जल का मिश्रण का होगा तो समांगी मिश्रण होगा। चीनी और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण। नमक और जल का मिश्रण का होगा तो समांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण समान न हो उसको क्या कहेंगे? तो विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुण समान न हो उस मिश्रण को समांगी, और जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुण समान हो उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी मिश्रण का मतलब जैसे नमक और चीनी का मिश्रण, ये क्या होगा? तो विषमांगी मिश्रण होगा। नमक और चीनी को बार बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार अगर भी मिलाएंगे, फेंटेंगे कितना हो बार, तो यह क्या होगा? तो कहीं नमक का मात्रा अधिक होगा तो कहीं चीनी का मात्रा कम होगा, कहीं चीनी का मात्रा अधिक तो कहीं नमक का मात्रा कम। मतलब ये एक समान रूप से उसमें नहीं फैल सकता है, इसलिए क्या होगा? तो विषमांगी होगा। विष माने क्या होता है? तो जहर होता है। जहर मतलब सबसे बड़ा, इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई जहर है तो वह उस जहर का नाम है असमानता। असमानता ही क्या है? तो जहर का काम करता है। तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुण समान नहीं होगा उसको विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। जैसे दही है तो दही कौन चीज़ है? तो विषमांगी मिश्रण है। दूध भी क्या है? तो विषमांगी मिश्रण है। इस तरह से द्रव्य का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण हो गया। और इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और सभी चैप्टर को, पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, थोड़े थोड़े भागों में करके हम लोग अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ते चलेंगे तो रसायन विज्ञान में आपकी रुचि बढ़ती जाएगी और अच्छे ढंग से रसायन विज्ञान की पढ़ाई आप कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर इसको वीडियो को देखने के समय या पढ़ते समय आपको किसी जगह पर, किसी टॉपिक को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे तो उसको अगले वीडियो में उस डाउट को आउट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।